100 वर्ष होने पर भारतीय साम्यवाद का अधूरा एजेंडा। अभी उसकी राजनीतिक मृत्यु लिखना जल्दबाजी होगी। इस वर्ष आधुनिक भारत को आकार देने वाले दो बहुत भिन्न संगठनों का शताब्दी वर्ष है, आरएसएस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इन दोनों की शताब्दी यात्राओं का विरोधाभास स्पष्ट है। आरएसएस, जो अब सत्ता प्रतिष्ठान का केंद्र है, ने यह वर्ष उल्लास और धूमधाम से मनाया, लेकिन सीपीआई, जो कभी भयभीत करने वाली ताकत थी, ने इस मौके पर बेहद मामूली आयोजन किए। तो यह संकेत देता है कि वह एक साधारण से स्मरण समारोह से अधिक कुछ जुटा नहीं सकी। लेकिन यह खामोशी एक बड़ा प्रश्न उठाती है। क्या भारत का साम्यवादी सफर अंत की ओर बढ़ रहा है, या फिर केवल एक संक्रमण काल? तूफान से पहले आंधी, तूफान से पहले शांति का एक संक्रमण काल तो नहीं। पिछले 2 दशकों में राजनीतिक बदलावों ने भारतीय साम्यवाद की यात्रा को और कठिन बना दिया। 2005 में वामपंथियों की उपलब्धियां ऐतिहासिक थी। उनका प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति और नीति निर्माण में स्पष्ट था, लेकिन बिहार और त्रिपुरा में हार और पश्चिम बंगाल में लंबे शासन का अंत इस प्रभाव में गिरावट दर्शाता है। उनकी जगह आधिपत्यवादी और राष्ट्रवादी राजनीतिक ताकतों ने ले ली है। 2018 में त्रिपुरा में बेदखली के बाद और 2019 में आम चुनावों में भारी पराजय ने संसद में वामपंथ की शक्ति हटा दी। लोकसभा में मात्र 6 सीटें, उनका जनाधार सिकुड़ गया। तो क्या यह 100 साल पुरानी विचारधारा का अंत है? आवश्यक नहीं। राजनीतिक विचार आसानी से समाप्त नहीं होते, वे पुनर्जीवित या रूपांतरित हो सकते हैं। यदि एक समाजवादी प्रोफेसर को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कम्युनिस्ट कहकर व्यंग किया जाना चर्चा का विषय बन सकता है, तो भारत जैसे देश में, जहां सामाजिक असमानता और वाम विरोधी राजनीति दोनों मौजूद है, साम्यवाद का अंत घोषित करना जल्दबाजी होगी। भारतीय साम्यवाद की कहानी नाटकीय उत्थान और पतन की है। और हाल की चुनावी पराजय से अधिक गहरी है। सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता और अंतर कलह ने इसे कमजोर किया। इसके जन्म के समय से ही विचारधारा असहमति और विभाजन से घिरी रही। 1920 के दशक में संयुक्त वाम मोर्चे के प्रयास कमजोर रहे। सीपीएम का 1964 में गठन भी इस विभाजन का परिणाम था। भले ही चुनावी प्रदर्शन गिरा हो, भारतीय वामपंथ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पश्चिम बंगाल और केरल में इसके शासन ने शिक्षा, भूमि सुधार और सामाजिक नीतियों पर गंभीर प्रभाव छोड़ा। आज भी यह देश की राजनीतिक सोच को प्रभावित करता है। 20वीं शताब्दी में भारतीय कम्युनिस्ट नेताओं ने औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया। भगत सिंह से लेकर मजदूर आंदोलनों तक 1920 से 30 तक के दशक की षड्यंत्र मुकदमेबाजियों ने विचारधारा को लोकप्रिय बनाया। 1940 से 50 के दशकों में कलाकारों, लेखकों, बुद्धिजीवियों का वामपंथ से जुड़ाव आंदोलन का बौद्धिक विस्तार था। निरंतर संघर्ष के बावजूद वामपंथ ने भारत के संघीय ढांचे, धर्मनिरपेक्षता, मजदूर अधिकारों, भूमि सुधार और सामाजिक न्याय के विचार को स्थापित किया। भारत में साम्यवाद का प्रभाव प्रत्यक्ष शासन से अधिक
विचारधारा में दिखाई देता है। आज वैश्विक स्तर पर असमानता, श्रम शोषण, जातीय संघर्ष, जातीय धार्मिक संघर्ष और पूंजीवादी उथल-पुथल ने साम्यवाद की बहस को पुनर्जीवित किया है। दुनिया भर में असमानता, आर्थिक संकट और पहचान आधारित राजनीति ने वर्ग संघर्ष और वैकल्पिक आर्थिक मॉडलों पर चर्चा को तेज किया है। इस तरह आज की परिस्थितियां असमानता, श्रमिक अधिकार, असुरक्षित श्रम और वैश्वीकृत पूंजीवाद ने साम्यवाद की प्रासंगिकता को कम नहीं बल्कि और तेज किया है। फिर भी भारतीय वामपंथ का सबसे बड़ा संकट व्यवहारिक रणनीति और विचारधारा के बीच फांक है। राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता, लोकतांत्रिक राजनीति और क्रांति, इन विरोधाभासों ने इसे भीतर से कमजोर किया। यदि वामपंथ इन अंतर्विरोधों को हल कर सका तो वह नई ऊर्जा के साथ उभर सकता है, यदि नहीं तो यह धीमी क्षीणता की ओर बढ़ेगा। अतः भारतीय साम्यवाद की कहानी समाप्त नहीं हुई, यह संक्रमण काल है। इसका अधूरा एजेंडा अभी भी प्रासंगिक है। उसके मृत्यु की घोषणा करना फिलहाल समय से पहले है।